तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरा छोटा सा प्यारा सा चैनल में। आप देख रहे हैं गुरुजी स्टडी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए और आगे बढ़िए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, सफलता की ओर। आज हम देखिए बात करने वाले चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो केमिस्ट्री का है 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 पार्ट 3 वीडियो अपलोड होने वाला है ये, ठीक है। पार्ट 3 है और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, अच्छे से रहिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। देखिए हम बात करने वाले हैं बाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक की। बाष्पन को प्रभावित क्या कौन कौन सा ऐसा कारक है जो कि बाष्पन को प्रभावित करता है। बाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज एकदम पूरा अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि आपको एक नए सफलता की ओर लेके जाएगा। और बस उम्मीद करता हूँ यही कि आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करें, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे बाष्पन को प्रभावित करने वाले। हम इससे पहले हम टॉपिक यानी कि दूसरे टॉपिक में देख लिए थे, यानी कि पार्ट 2 में देखे थे कि बाष्पन देखे थे कि कोई भी द्रव अगर ऊष्मा देने के बाद यानी गर्मी देने के बाद जो बाष्पन से जो द्रव को गर्म करने के बाद बाष्प में यानी गैस में परिवर्तित हो जाए, उससे हम बाष्पन देखे थे। इसके बाद देखे थे क्या क्वथन, जो कि वायुमंडलीय दाब और जो हम नीचे से दाब यानी गर्म करते हैं, जो एक निश्चित यानी कि निश्चित को पहुंचने के बाद निश्चित तापमान पर यानी कि ऊपर का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर जो गर्म करे दोनों का समान एक ताप हो जाए तो क्वथन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जो कि खौलना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खौलना, ठीक है। और देखे थे क्वथनांक, जो कि यानी कि क्वथनांक एक टेम्परेचर का मान है, यानी एक तापमान के मान है जो कि इतना या 20 डिग्री या 30 डिग्री या जो भी 37 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर जो कि गायब हो जाता है। यानी कि क्वथनांक हम उसे कहेंगे जो कि कोई भी लिक्विड यानी कोई द्रव जिसे हम गर्म करने पर वाष्प में परिवर्तित हो, से बाष्पन की तरह जो कि वाष्प में परिवर्तित हो और पूरा गायब हो जाए, यानी कि वाष्प। उससे देखे थे क्वथनांक के बारे में कि क्वथनांक उसे कहते हैं जो कि जिसे हम ऊष्मा देने पर यानी गर्मी देने पर, ऊष्मा देने पर जो कि द्रव से क्या गैस में परिवर्तित हो, उसे क्या कहेंगे तो क्वथनांक कहेंगे। ऐसा भी हम देखे थे। तो देखिए आज काफी मजा आने वाला है, इससे बात तो बहुत कर लिए हैं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर, जो कि बाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक, जो कि बाष्पन को कैसे प्रभावित करता है। बाष्पन में और भी कारक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि बाष्पन में क्या कारक है जो कि प्रभावित करती है बाष्पन को, कि और भी है। चलिए हम पहला है, देखिए द्रव की प्रकृति कैसी होती है, कि द्रव के अनुसार प्रकृति में क्या है, द्रव के बारे में कि क्या चर्चा। द्रव क्या कोई लिक्विड यानी कि कोई, जैसे कि द्रव तो हम द्रव का बात करते हैं जो कि लिक्विड होता है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि पदार्थ 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में, एक गैस अवस्था में। देखे थे सॉलिड लिक्विड और यानी कि 3 ठो गैसीय 3 ठो देखे थे, जो कि बहुत ही पदार्थ यानी कि 3 अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन हम बात करेंगे आज द्रव की प्रकृति, कि द्रव की प्रकृति कैसी होती है प्रकृति के अनुसार, यानी कि द्रव की कैसी तुलना होती है प्रकृति के अनुसार। देखिए हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो द्रव के बारे में आज बात करने वाले, तो देखिए वो 1 नंबर के हम इसका बात करते हैं, द्रव की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति पर मान लीजिए इसमें कोई लिक्विड यानी कि इसमें जल भरा है, ठीक है। लिक्विड यानी कि कोई जल भरा है, लिक्विड कोई पदार्थ, मान लीजिए कोई लिक्विड यानी कि बीकर में कोई लिक्विड भरा है, मान लीजिए जल है, ठीक है। क्या है? जल है। इसमें जल भरा हुआ है। एक और बीकर लेते हैं हम, एक और बीकर जिसमें कि चीनी और जल दोनों भरा है, ठीक है। इसमें जल भरा है और इसमें चीनी और जल दोनों भरा है। तो बात करें हम ये तो थोड़ा पतला हो सकता है, ये थोड़ा गाढ़ा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जल है यानी कि एक ही मटेरियल है, इसमें 2 है, चीनी और जल दोनों है। तो देखिए द्रव के अनुसार यानी प्रकृति के अनुसार आपको अगर यहाँ मान लीजिए, देखिए आपको जैसे कि समझाने के आपको बिल्कुल समझ में आएगा, क्योंकि इतने शानदार से मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ कोई सूर्य है, सूर्य भगवान जानते हैं आप कि सूर्य है, सूर्य से अगर लाइट चारों तरफ जाता है, आपको पता होगा, ये थोड़ी कि एक ही तरफ जाता है, यानी कि सनलाइट है तो हर तरफ जाता है। जो कि पृथ्वी अगर इधर है तो यानी कि मान लीजिए पृथ्वी, तो पृथ्वी के अंदर ही तो बात कर रहे हैं हम, पृथ्वी पर ही थोड़े हम दूसरे ग्रह पे हैं। मान लीजिए पृथ्वी पर है, आप पृथ्वी पर मान लीजिए जैसे कि पृथ्वी पर एक बीकर है जिसमें क्या है, जल भरा हुआ है, और दूसरा बीकर है जिसमें चीनी और जल दोनों भरा हुआ। तो प्रकृति के अनुसार बोल रहे हैं कि जो पतला है यानी कि जिसमें सिर्फ सिंगल यानी कि एक जल ही सिर्फ है, और जिसमें डबल यानी कि चीनी और जल दोनों है, तो बोलिए अगर सनलाइट इस पर भी पड़ेगा, सनलाइट इस पर भी पड़ेगा, दोनों को सनलाइट के सामने रखते हैं, और दोनों को अगर सनलाइट के सामने रखते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहले जल वाष्पित होगा या यानी कि
चीनी जल दोनों क्या यानी कि वाष्पीकरण कौन सबसे पहले होगा, कि जल या खत्म पहले होगा कि चीनी जल दोनों खत्म? बिल्कुल एग्जैक्ट जल खत्म होगा। बोलिएगा कैसे? क्योंकि ये पतला है, पतला मतलब ये क्योंकि इसमें एक ही मटेरियल है, सिर्फ जल। और इसका बात करें तो मान लीजिए इसका क्वथनांक कितना है, इसका जिसे क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक पर तो क्या होता है, गायब होता है। इसका मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मान लीजिए जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब मान लीजिए यानी कि चीनी जल दोनों है, तो मान लेते हैं इसके 105 है सेंटीग्रेड। तो देखिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उड़ेगा, मानी कि क्वथनांक में यानी क्वथनांक का मान कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम देखिए कौन सा जल्दी होगा। आपको पता होगा कि जो जितना कम सेंटीग्रेड पर रहेगा वो जल्दी उड़ जाएगा, वाष्पीकरण उसका जल्दी होगा। जो जितना ज्यादा रहेगा उसका लेट से यानी देर से होगा, ठीक है। तो जल का क्या होगा, जल्दी वाष्पीकरण होगा, और जो चीनी और जल दोनों है ये धीरे से होगा, क्योंकि इसमें दो मटेरियल है। पहले मान लीजिए चीनी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलेगा, इसके बाद चीनी बता, तो चीनी भी धीरे धीरे न होगा, क्यों? तो यही हम बात करें, द्रव की प्रकृति अनुसार चेंजेस होती है। जो जिसका मान लीजिए जिसका क्वथनांक मतलब क्वथनांक कम हो वो जिसका क्वथनांक कम वो जल्दी से होगा यानी कि वाष्पीकरण। जिसका क्वथनांक ज्यादा हो यानी कि ऐसे हम या ऐसे भी समझ सकते हैं, जो लिक्विड पदार्थ है तरल गाढ़ा नहीं हो बल्कि तरल हो, बल्कि गाढ़ा नहीं हो, जो गाढ़ा होगा बहुत देर से यानी कि वाष्पीकरण होगा, और जो गाढ़ा नहीं होगा जो पतला होगा वो जल्दी से वाष्पीकरण होगा। तो द्रव की प्रकृति के अनुसार आपको समझेगा, जो कि गाढ़ा रहेगा यानी कि डबल है तो लेट से होगा, और जो सिंगल यानी कि एक ही मटेरियल है वो जल्दी से वाष्पीकरण होगा। आपको बस इतना समझ में आ गया कि द्रव की प्रकृति के अनुसार कैसा होता है, कि ये भी हो सकता है वाष्पन को प्रभावित करने वाला ये कारक एक, ये भी हो सकता है कि द्रव की प्रकृति के अनुसार कैसा होता है उसका कारक, ठीक है। कारक एक कारक यानी कंप्लीट। बात करते हैं दूसरा कि द्रव का क्वथनांक कैसा होता है। द्रव का क्वथनांक का बात करें द्रव का, तो आपको क्वथनांक आपको पता ही होगा कि कोई भी लिक्विड या कोई भी द्रव जिसे हम गर्म करने पर वाष्प में बदल जाए या गैस में बदल जाए उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मतलब कि कोई भी क्वथनांक एक टेम्परेचर का मान है, तापमान है, जिसे कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 56 डिग्री सेंटीग्रेड या 64 डिग्री सेंटीग्रेड या 34 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होगा, पूरी गायब हो जाएगा, बल्कि बचने वाला नहीं है। सेंटीग्रेड यानी वही होगा कि जितना डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लीजिए कोई जल है तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो पूरा जल गायब हो जाएगा। तो क्वथनांक मतलब यही होता है, किसी लिक्विड का क्या होता है क्वथनांक यानी कि एक तापमान का मान होता बताता। तो मान जैसे द्रव का क्वथनांक का बात करते हैं, देखिए जल है, जल का बात करते हैं, मान लीजिए देखिए जल का सेंटीग्रेड कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर चीनी मान लीजिए यहां हम लेते हैं एल्कोहल का, ठीक है, एल्कोहल का एक जल का कितना, जल का अगर बात करें तो जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और एल्कोहल का बात करें तो एल्कोहल का होता है 64 डिग्री सेंटीग्रेड, 64 नहीं 65 डिग्री, सॉरी 65 डिग्री एल्कोहल का सेंटीग्रेड होता है, माने कि ठीक है सेंटीग्रेड नहीं बल्कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये देखिए जो एल्कोहल का है जो 65 डिग्री सेंटीग्रेड, आई जल का जो सेंटीग्रेड हो यानी कि 100 डिग्री, तो आपको अनुमान लगाना होगा यानी कि कौन सा ज्यादा, जिसका यानी जितना कम होगा सेंटीग्रेड, जितना कम होगा वो जल्दी वाष्पीकरण होगा, और जो जितना रहेगा उतना लेट से होगा। तो देखिए किसका ज्यादा, या जल का सेंटीग्रेड ज्यादा या एल्कोहल का, बिल्कुल जल का ज्यादा है। तो कौन होगा, एल्कोहल का जल्दी उड़ जाएगा यानी कि वाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, और जल का क्या होगा, लेट से होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं द्रव का जो क्वथनांक है वो यानी कि तापमान के अनुसार यानी कि दाब के अनुसार किसका ज्यादा यानी कि तापमान है यानी प्रेशर टेम्परेचर किसका ज्यादा किसका कम है। तो देखिए क्वथनांक अगर बात करते हैं सेंटीग्रेड में कितना किसका ज्यादा है, बिल्कुल जल का कम है, और एल्कोहल का जल का सेंटीग्रेड ज्यादा है और एल्कोहल का कम है। तो एल्कोहल क्या करेगा, जल्दी उड़ जाएगा, और ये जल देरी से होगा, ठीक है, यानी कि देरी से लेट से उड़ सकता है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव का क्वथनांक कैसा यानी कि उसका क्वथनांक पर निर्भर करता है कि किसका ज्यादा है किसका कम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सतही क्षेत्रफल। ये क्या आपको समझ में नहीं आएगा कि सतही क्षेत्रफल क्या है। देखिए इसका निर्भर करता है सतह किसका क्षेत्रफल में ज्यादा है। मान लीजिए कि यहाँ एक ठो गिलास है, गिलास में कोई लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, कोई गिलास है और उसमें लिक्विड पदार्थ क्या हुआ, भरा हुआ। अब मान लीजिए यहाँ एक तो थाली है, ठीक है, और थाली में भी
50 ml क्या है, इसमें लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, इसमें भी 50 ml लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है, ठीक है। 50 ml इसमें भी 50 ml में, तो आपको सतह के अनुसार है, जिसका सतह ज्यादा होगा तो बोलिए सतह इसका ज्यादा है, सतह का क्षेत्रफल इसका ज्यादा है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्यादा, बताइए किसका, ग्लास का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है या थाली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है? बिल्कुल थाली का क्षेत्रफल। इसीलिए जब सनलाइट अगर इस पर भी पड़ेगा, सनलाइट इस पर भी, सनलाइट थाली पर और सनलाइट ग्लास पर भी, अगर दोनों पर सनलाइट अगर पड़ेगा तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका वाष्पीकरण सबसे पहले होगा। देखिए आप मम्मी को या दीदी को कभी कभी बर्तन मांजते देखे होंगे, बर्तन मांजने हम लोग भी कभी कभी से कई रूम वूम रहते हैं जैसे लड़का, कभी आप लोग भी कभी बर्तन मांजे, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि बुरा बात तो नहीं है, अगर खाना बनाना खाते हैं तो बर्तन कभी कभी मांज ही लेते हैं, ऐसा जरूरी बात। अगर बर्तन मांजने के बाद क्या होता है, जैसे कि धो देते हैं, धो के रखने के बाद तो कहीं जैसे कि थोड़ा बूंद थोड़ा या ज़्यादा तो ग्लास में या थाली में तो पानी रहता ही, आप ग्लास में देखिएगा तो थोड़ा पानी रह जाएगा, थोड़ा सा पानी तो रहता है। अगर बात करते हैं ग्लास का तो ग्लास में भी थोड़ा सा पानी रह जाता है, थोड़ा सा देख लेते कि आ रहा है सही, वीडियो बन रहा है कि नहीं। चलिए अच्छा, तो आपको पता होगा कि जो ग्लास में होता है, ग्लास में तो क्या होता है, उसमें पानी थोड़ा सा लगा, इसमें भी रहता है, और थाली में उसमें भी। तो आपको पता होगा कि जब थाली में जो मान लीजिए कि 50 ml पानी है और 50 ml लिक्विड, यानी कि इसमें भी ग्लास में भी पानी है, तो सनलाइट दोनों पे पड़ रहा है, सनलाइट दोनों पे पड़ रहा है। सनलाइट पड़ने के अनुसार पड़ रहा है तो कौन सा जल्दी सूखेगा, क्योंकि इसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है, सतही क्षेत्रफल सनलाइट यानी हर तरफ जैसा आ रहा है, चारों तरफ से, यानी कि जितना है चारों तरफ, इसका जो सनलाइट सिर्फ इतना ही जगह में तो पड़ रहा है, तो सनलाइट जितना ज्यादा पड़ेगा वो वाष्पीकरण उतना ज्यादा, क्योंकि सनलाइट पड़ने के अनुसार इसका गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो कि तब इसका दाब यानी कि दाब बढ़ता है, जिसके अनुसार ये क्या होता है अपना, माने कि वाष्पीकरण स्टार्ट जल्दी हो जाता है, क्योंकि सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है। और इसमें जो ग्लास, इसमें सनलाइट कम पड़ रहा है, जिसके कारण वाष्पीकरण देरी से होगा और कम होगा, ठीक है। इसका सतही क्षेत्रफल के कारण ज्यादा वाष्पीकरण होगा, इसलिए आप थाली में क्या होता है, थाली जल्दी की उसका जो पानी जो होता है थोड़ा सा जल्दी सूख जाता है, और ग्लास का देरी से सूखता है, ठीक है। चलिए कंप्लीट हो गया कि सतही क्षेत्रफल के बारे में हम समझ गए हैं, द्रव का क्वथनांक के बारे में समझ गए, द्रव का प्रकृति के अनुसार भी समझ गए, द्रव के प्रकृति के जो कि जितना यानी कि जो जितना गाढ़ा होगा वो देरी से वाष्पीकरण होगा, जो जितना पतला रहेगा वो जल्दी होगा। और द्रव का क्वथनांक उसका टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि किसका क्वथनांक ज्यादा, किसका क्वथनांक कम है। अगर सतही क्षेत्रफल बात करते हैं, किसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा वो जल्दी वाष्पीकरण होगा, जिसका सतही क्षेत्रफल कम होगा उसका वाष्पीकरण उतना लेट से होगा। चलिए आगे बात करते हैं तापमान का बात करते हैं। तो देखिए आप गर्मी और ठंडे दिनों में बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ गर्मी का दिन है, ठीक है, इधर गर्मी का दिन है, इधर ठंड का दिन है, ठंड का दिन है, ठंड, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ठंड का दिन है और इधर गर्मी का दिन है। अगर हम बात करें तापमान, मान लीजिए गर्मी के दिनों में मान लीजिए 40 से 45 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि गर्मी है इसमें भी, ठीक है। मान लीजिए कि 40 से 45 डिग्री या चल पे, इसमें मिनिमम मान लेते 30 से 35 या 40 भी हो सकता है, 30 से 35 या 40 ठंडा, क्योंकि इसमें गर्मी में ज्यादा होगा, इसका जो गर्मी का जो टेम्परेचर है वो क्यों ज्यादा होगा, ठंडा में क्या होता है इसका कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। तो वही तापमान के अनुसार मान लीजिए कि यहाँ हम कोई अगर वस्त्र सुखाते हैं, मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, कपड़ा मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कपड़ा हम बनाते हैं, देखिए कपड़ा, मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है, मान लीजिए कोई कपड़ा है, ठीक है। चलिए ये कोई कपड़ा है, आपको क्या लगता है, पहले मान लीजिए यहाँ एक ठो कपड़ा ये भी बना देते हैं ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। चलिए सही तो बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा कोई कपड़ा है, कोई वस्त्र है, ठीक है, मान लीजिए कोई वस्त्र है, ठीक है, वस्त्र है। तो आपको पता होना चाहिए कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर तापमान यानी ज़्यादा होता है और ठंडा के दिनों में कम है, क्योंकि 40 से 50 में ज़्यादा होता है टेम्परेचर, ऐसे में 30 से 35 यानी कि ठंडे में मिनिमम 30 से 35 से 40 भी कभी हो सकता है। मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में बल्कि होता ही है, मानने वाली क्या बात है कि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर नहीं कि तापमान बहुत गर्मी के कारण टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठंडा के दिनों में बहुत कम होती है, बहुत। तो अगर कोई वस्त्र यानी कि कपड़ा अगर हम सूखने दें ठंडी के दिनों में तो क्या होगा, लेट से सूखेगा, क्योंकि उसका तापमान जो होता है क्या होता है गर्मी के दिनों में बहुत होता है, ठंडी अगर गर्मी की बात करें क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए कपड़ा सूखने में क्या होता है जल्दी सूख जाता है। यही बात करें ठंडी के दिनों में, इसमें नमी होता है, बताएंगे आगे हम बात करेंगे। नमी के कारण यानी कि ठंडी के कारण क्या होता है उसके यानी कि वायुमंडल में क्या होता है, छोटे छोटे है ना, जैसे कि जल का अणु है ना वायुमंडल में
घूमते यानी कि रहता है, जिसके कारण क्या होता है ठंड के दिनों में ऐसे भी टेम्परेचर भी कम रहता है, जिसके कारण वस्त्र सूखने में क्या होता है काफ़ी समय लगता है यानी कि लेट लगता है। इसीलिए कपड़ा सूखने में यानी कि टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि कितना टेम्परेचर। इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जल्दी कपड़ा सूख जाता है टेम्परेचर के कारण। और बात करें तो ये ठंडी के दिनों में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का मान बहुत कम रहता है, गर्मी नहीं रहता है, ठंडा के ज़्यादा, क्योंकि उसमें नमी होता है, छोटे छोटे बूंद यानी कि पानी की जैसे बूंद की यानी कि वायुमंडल में रहता है, और जिसके कारण वस्त्र को सूखने में काफ़ी समय लगता है, यानी कि ठंडा में लेट से वस्त्र सूखता है। और बात करें गर्मी तो गर्मी में काफ़ी जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो तापमान के अनुसार समझ में मान लीजिए कोई बरसात का मौसम है, कोई नॉर्मल का मौसम है, और उसमें अगर कपड़ा सूखने देंगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट हम बात करें तो क्या बरसात के दिनों में यानी कि थोड़ा सा नमी उसमें देर से सूखेगा। और बात करें नॉर्मल के दिनों में, नॉर्मल यानी कि ठंडा ना गर्मी नहीं, नॉर्मल उसमें कपड़ा का सूखने तो क्या नॉर्मल में जल्दी सूखेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा यानी कि इसमें कोई नमी नहीं है। नॉर्मल के दिनों में उतना नमी नहीं होती, बल्कि जबकि बात करें ठंडी के दिनों में, यानी ठंडी नहीं बल्कि बरसात के दिनों में उसमें थोड़ा सा नमी होती है, इसलिए देर से कपड़ा सूखेगा। अब बात करें यहाँ नॉर्मल दिनों में इसमें कपड़ा जल्दी से सूख सकता है। ठीक है, अगर तापमान के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे बात करते तो वायु की गति। देखिए वायु की गति बात करते हैं, वायु की गति क्या है। आप मान लीजिए यहाँ तो वायुमंडल में भी हवा बहता होगा, कुछ हवा नहीं बहेगा, यानी कि हवा नहीं तो वायुमंडल में तो सांस कैसे, आदमी जीवित कैसे है, यानी कोई भी मनुष्य कोई भी जीव जंतु कैसे जीवित है, क्योंकि हवा के माध्यम से यानी कि बहुत कुछ होता है, बल्कि सांस ही नहीं बल्कि बहुत हवा का तो बहुत जरूरी है। अगर बात करते हैं वायु की गति के बारे में, देखिए वायु की गति हमेशा होती रहती है, यानी कि चलते रहता है। आप बोलेंगे बस इतना है वायु की गति इतना। देखिए बात करते कोई वस्त्र है तो बोलिएगा खाली वस्त्र ले रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई वस्त्र है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ कोई क्या है, वस्त्र है, यहाँ भी कोई वस्त्र है, कपड़ा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा है और यहाँ हैंगर में क्या कर रहे हैं हम, यानी कि कोई हैंगर है यहाँ हम टांग दिए। ठीक है, और यहाँ एक ठो और हम कपड़ा लेते हैं जो कि हैंगर में, इसे भी हम क्या करते हैं, हैंगर की सहायता से इसे भी हम क्या करते हैं, टांग देते हैं। हैंगर की सहायता से इसे भी हम क्या करते हैं, टांग देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ है, मान लीजिए कि यहाँ पंखा के अनुसार पंखा कोई पे चल रहा है पंखा, क्योंकि देखते जैसे कि देखिए पहले समझने के लिए, अगर हम नॉर्मली मान लीजिए कहीं जाना है हमको, ठीक है, कपड़ा का बहुत ज़रूरी है कपड़ा का। और बात करते हैं हमको कपड़ा ज़रूरी है सुखाना है और कहीं हमको जाना है, तो आप क्या करते हैं कि मान लीजिए रात का मौसम में, दिन में लाइट तो यानी रात में तो लाइट यानी कि सूर्य भगवान तो नहीं ना हुआ है, ऐसा थोड़ी कि हाँ हमको कहीं जाना है कॉल करेंगे सूर्य भगवान आप रात में भी उग जाइए, हमको कपड़ा सुखाना, कहीं नानी और मौसी के घर जाना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि सूर्य भगवान तो रात में उगा, मान लें बाल के रात में तो यानी कि रात में तो पृथ्वी तो घूमते रहता है चारों तरफ, सूर्य अगर दूसरा यानी कि पूरा चेंज होते रहता है, क्योंकि सनलाइट एक तरफ, मान लीजिए देखिए अगर एक सनलाइट इस तरफ है और यहाँ पृथ्वी की तरफ, क्योंकि पृथ्वी हमारा घूमते रहता है यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। मान लीजिए हम इधर है तो अगर घूमने के बाद इधर हम आ गए तो सनलाइट यानी तो इधर तो नहीं पड़ेगा, रात हो जाएगा। देखिए रात में हमको कपड़ा का जरूरी है, मान लीजिए कि रात में कपड़ा का जरूरी है, तो रात में तो सूर्य भगवान हम ऐसा थोड़ी करेंगे कि पृथ्वी फिर से घूम जाएगा वही चल जाएंगे कि हमको कपड़ा सुखाना, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य भगवान थोड़ी घूमता है, यानी कि सूर्य जो होता है वो थोड़ी घूमता है पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं घूरने के अनुसार। तो बात करते हैं हम कपड़ा का, तो कपड़ा अगर रात में हमको सुखाना है, क्योंकि रात में तो सूर्य भगवान आ नहीं सकते हैं, यानी कि घूर के वहाँ फिर से जा नहीं सकते, रात में जरूरी है एग्जैक्ट जिस समय, तो हमको कहीं जाना है, कपड़ा का जरूरी है, सूखे कपड़ा का जरूरी है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए कोई रात क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम कहीं छत पे या माने कि बाहर में कहीं रात पर रख सकते हैं, तो क्या वो रात में यानी कि रात भर में सूख सकता है, बिल्कुल नहीं सूख सकता है, बहुत कम माध्यम में। अगर वही हम क्या करते हैं रात के मौसम में अपने पंखा यानी बिजली के माध्यम से, यानी कि बिजली के माध्यम से पंखा पे लटका देते हैं, या पंखा फैन यानी चालू करके कहीं भी नीचे यानी किसी भी टांगे किसी सहायता से वहाँ टांग देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पंखा की सहायता से हम टांग दें वहाँ सूखने के लिए कपड़ा, और यहाँ क्या बाहर है यानी कि अंधड़ यानी तूफान यानी कि बहुत हवा तेजी से बह रहा है। ठीक है, यानी कि वायुमंडल यानी कि बाहर में जो हवा है ना बहुत काफ़ी तेजी से बह रहा है हवा, ठीक है, बाहर में। तो बताइए आप कि
कि कपड़ा कौन सा जल्दी सूखेगा, जो बाहर में अंधड़ तूफान है कि काफ़ी हवा बह रहा है और ये पंखा जो हवा यानी कि हमारे रूम में है, तो कौन सा ज़्यादा जल्दी सूखेगा, कपड़ा ये जो रूम के अंदर है वो जल्दी सूखेगा या रूम के जो बाहर है जो काफ़ी अंधड़ तूफान यानी कि बह रहा है कि वो सूखेगा। कि जो पंखा के अनुसार ये जो कपड़ा सूख रहा है, जो अंधड़ तूफान यानी काफ़ी हवा बह रहा है कि वो उसके अनुसार कपड़ा सूखेगा। बिल्कुल कपड़ा जो अंधड़ तूफान यानी काफ़ी हवा बह रहा है कि उसके यानी कि वही कपड़ा जल्दी सूखेगा। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि वायु का जो वायु की गति जो होती है, वायु की गति उसमें थोड़ा सा जोर लगाने का यानी कि उसमें काफ़ी जोर होता है। उसमें क्या होता है कि वायु की गति के कारण यानी कि टेम्परेचर यानी कि उसमें गर्मी कुछ चाहता ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण कपड़ा क्या होता है जल्दी सूख जाता है। और जिसका यानी कि जिसका हवा यानी कि कम है, क्योंकि तुलना अगर बात करें जो अंधड़ की तुलना यानी कि अंधड़ तूफान है कि तूफान की तुलना, तो ये जो है यानी कि काफ़ी हवा तेज बाहर बह रही है। और बात करें पंखा, तो पंखा ऐसा थोड़ी है कि जो बाहर में जितना हवा बढ़ रहा है उतना बढ़ा है। इसीलिए क्या होगा, कपड़ा क्या होगा जल्दी, जो वायु यानी कि बाहर है, बाहर में हवा बढ़ रहा है वो कपड़ा जल्दी सूखेगा। और बात करते हैं जो रूम के अंदर जो पंखा फैन चल रहा है तो वो कपड़ा क्या होगा लेट से सूखेगा। तो वायु की गति यानी कि किस पर निर्भर करती है कि कितना तेज हवा चल रहा है और कितना कम। तो वायु की गति आपको कंप्लीट समझ आ गया होगा, क्योंकि उस पर डिपेंड करता है कि कितना हवा तेजी से बह रहा है, क्यों कि ज्यादा हवा कहाँ बह रहा है। तो इसीलिए कपड़ा है कि पंखा अगर मान लीजिए एक पंखा पे यानी कि पंखा के अनुसार कपड़ा सुखा रहा है, एक कपड़ा यानी कि खाली यानी कि कोई रूम के अनुसार यानी कि सिर्फ रूम के टेम्परेचर पर नहीं सुखा रहे, तो कौन सूखेगा। पहले कपड़ा यानी कि जो पंखा के अनुसार जो कपड़ा सुखा रहा है और जो खाली यानी कमरा उसमें एक पंखा नहीं, तो कौन सूखेगा, बिल्कुल पंखा वाला सूखेगा। क्योंकि इसमें जो वायु का गति काफी तेज है, क्योंकि वायु की गति के कारण क्या होगा कपड़ा जल्दी सूखता है। और नॉर्मली जो अगर बात करें कमरे के ताप पर उसका कपड़ा उसको सूखने में काफी समय लगेगा, ठीक है। तो वही आपको समझ में वायु की गति किस पर निर्भर करती है कि कितना तेज यानी हवा चल रही है और कितना वायु की गति है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आंद्रता। क्या है आंद्रता, यानी कि आंद्रता को हम नमी भी कह सकते हैं। आंद्रता यानी कि वायुमंडल में नमी रहती है, गर्मी के दिनों में काफी कम नमी रहती है, ठंडी के दिनों में काफी नमी ज्यादा रहती है। बोले नमी क्या है, तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई वस्त्र फिर से कपड़ा ही लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए कोई कपड़ा फिर से हम ले रहे हैं, फिर से कपड़ा ले रहे हैं, बोलिएगा खाली कपड़े पे पड़ गए हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ कोई कपड़ा है, एक कपड़ा और है, एक कपड़ा और है, ठीक है। एक कोई कपड़ा और है, मान लीजिए कि एक कपड़ा और है, ठीक है। एक कपड़ा और है, ये देखिए दो कपड़ा है, ठीक है, एग्जैक्ट कपड़ा। और ये मान लीजिए कि ये बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, और ये मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है। ये क्या है, बरसात का मौसम है, दूसरा क्या है, गर्मी का मौसम है। तो आपको क्या लगता है कि नमी किस में होगा, गर्मी के मौसम में नमी होगा या बरसात के मौसम में? नमी मतलब क्या होता है जानते हैं कि वायुमंडल में थोड़ा थोड़ा जल का है ना कण रहता है, क्योंकि रहता है वायु यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों में रहता है, समझे, गर्मी और ठंडी में दोनों। मान लीजिए वह बरसात नहीं लेते, ठंडी का मौसम लेते, ठीक है, ठंड मान लीजिए क्या है, ठंड और गर्मी का बात करते हैं। तो आंद्रता का बात करते हैं यानी कि नमी का बात कर रहे हैं, यानी कि नमी भी इसे कह सकते हैं। तो कपड़ा किस में जल्दी सूखेगा, नमी में या गर्मी, यानी नमी के कारण यानी कि ठंडी का मौसम उसमें जल्दी सूखेगा या गर्मी में सूखेगा। क्योंकि होता क्या है, जो वायुमंडल है, वायुमंडल में जल का कण है ना, छोटे छोटा जैसे रहता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, बहुत कम रहता है, तापमान के कारण इसमें क्या होता है, बहुत कम रहता है गर्मी के मौसम में, यानी कि जो जल का जो कण रहता है यानी छोटे छोटे क्या होता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। यही बात करते हैं ठंड में, तो ठंड में क्या होता है, काफी ज्यादा रहता है। ठंड में जो रहता है, जल का जो कण रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, बहुत यानी कि ज्यादा रहता है। इसी के कारण क्या होता है, यानी कि जब ज्यादा रहता है तो मान लीजिए कि ठंड का मौसम, तो ठंड में क्या होगा, देरी से यानी लेट से कपड़ा सूखेगा। अब बात करते हैं गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि नमी के कारण यानी कि जो छोटे छोटे जल जो रहता है, जल के कण के छोटे छोटे जल यानी कण के कारण क्या होता है, गर्मी में काफी कम होती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि उसी के कारण क्या होता है, बहुत यानी कि कम यानी जल का अणु रहता है, जिसके कारण क्या होता है, कपड़ा लेट से सूखता है। बात करें ठंडी के मौसम, ठंडी के मौसम में नमी ज्यादा रहती है, यानी कि ठंडी मौसम यानी कि जिसमें जल का कणु छोटे छोटे कण का अणु इसमें ज्यादा रहता है। इसीलिए क्या होता है कि
जो ठंडे के मौसम में कपड़ा जल्दी सूख यानी कि लेट से सूखता है, सॉरी, और गर्मी के दिनों में क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी से सूख जाता है। अब बात करें ठंडा में तो कभी लेट से, क्योंकि नमी के कारण क्या होता है, लेट से, क्योंकि नमी के कारण कपड़ा लेट से सूखता है। बात करें गर्मी के मौसम में, उसमें नमी होती है पर बहुत कम मात्रा में होती है, इसीलिए क्या होता है गर्मी के मौसम में काफी जल्दी सूख जाती है। तो आंध्रता आपके बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए हम 4-5 को जैसे क्वेश्चन है उसके बारे में हमें आ सके, क्योंकि देखिए कि क्वेश्चन क्या जैसे कैसा भी आ सकता है कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां क्यों फैल जाती है और एक्सीडेंट का खतरा क्यों बनी रहती है, ये भी क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि वस्त्र यानी कपड़ा ठंडी के दिनों में क्यों सूख जाती है, ठंडी के दिनों में क्यों लेट से सूखती है, गर्मी के दिनों में क्यों जल्दी सूख जाती है, ये भी क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है क्यों जो जैसे खाना कोई बनाने में अगर यानी कि धरती पे अगर खाना बनाते जल्दी टेम्परेचर यानी कि जल्दी बन जाता है, अगर हम यही ऊंचाई के स्थान पर या कोई पहाड़ी वाली इलाके पर हम खाना बनाते क्यों लेट से बनता है। तो यही सब क्वेश्चन के लिए हम तुरंत अभी जैसे कि हम इससे आगे बात करते हैं मिटाने के बाद। आप बस बने रहिए इस टॉपिक पे और देखते रहिए गुरुजी स्टडी को, ठीक है। आगे देखिए, बस हम बात करेंगे। तो दोस्तों आगे देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें क्वेश्चन बताया था आपको, क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो देखिए सुराही का पानी, इसमें क्वेश्चन 1 नंबर में है कि सुराही का पानी ठंडा क्यों हो जाता है। आपको पता होगा सुराही, आप लोग देखे हैं सुराही इस तरह, यानी कि सुराही जब ठंडा, जिसमें कि पानी रखने के बाद ठंडा होता है, इसमें सुराही यानी कि इस तरह होता है सुराही। तो आप लोग देखे होंगे, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक नल लगा देता है, नल की सहायता से क्या होता है, पानी गिरता है, यानी कि कोई नल लगा देता है, नल के सहारे से पानी गिरता है। ऐसे भी बाजार में मार्केट में मिलता है, लेकिन अभी अधिकतर लोग तो कहाँ फ्रिज का ज़माना आ गया, माने कि अधिकतर लोग तो है ना इसका है ना उपयोग उतना सुराही का नहीं करता, समझे, ज़्यादा करके फ्रिज का उपयोग करता है। लेकिन क्या होता है, अधिकतर गांव वाले लोग, जैसे कि गांव वाले लोग अधिकतर इसी का उपयोग करते हैं, सुराही का उपयोग करते हैं, क्योंकि बिजली का भी बचाव कर लेते हैं, साथ साथ वायुमंडल को भी बचा लेते हैं। क्योंकि फ्रिज से एक गैस निकलता है, जिसके कारण वायुमंडल में है ना, वायुमंडल में ज़्यादा ओजोन जो परत है उसको उसमें जाके यानी कि छेद करने का प्रयास करता है, काफ़ी यानी कि वायुमंडल यानी कि जो ओजोन परत है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाने में ज़्यादा मदद करता है। वो जो फ्रिज गैस है उससे पीछे गैस निकलता है, जो कि वह दिखाई नहीं देता है। निकलने के बाद क्या होता है, वहाँ जगह ओजोन परत है उसमें यानी कि छेद, यानी कि उसमें यानी उससे क्या करता है, यानी कि छेद करने में काफ़ी मदद करता है, यानी कि उसे नुकसान पहुंचाता बहुत है। इसीलिए ज़्यादा करके वो उतना टेम्परेचर के बात करें तो फ्रिज का उतना उपयोग हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, बहुत लोग क्वालिटी का जमाना फैशन का करता ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है। क्वेश्चन ये है कि सुराही का पानी आखिर में ठंडा क्या होता है, कारण क्या है। तो देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक सुराही है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, एक सुराही में क्या होता है, मान लीजिए कोई लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड पदार्थ क्या, जल में भरेंगे, उसमें जल भर भरना है ठंडा, तो क्या होता है, जल में भरने से क्या होता है, काफ़ी ठंडा होता है, यानी कि जो साधारण पानी से उससे काफ़ी ठंडा, ऐसा थोड़ी कि फ्रिज जैसा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि पानी तो मान लीजिए कुछ ठंडा होगा, ठीक है। पानी क्या होता है, ठंडा होता है, कुछ तरह के रखने के बाद तो होता क्या है, तो इसके यानी कि बीज के अणु में, यानी कि जिसे मान लीजिए सुराही है, सुराही तो एक मिट्टी के बना होगा, मिट्टी के बनेगा, अगर माने कि लिक्विड, यानी कि लिक्विड से तो जैसे कि ठोस का बना हुआ, कि पकने के बाद ठोस होता है, ठीक है, लिक्विड का। इसमें क्या होता है, इसके बीज के जो मान लीजिए सुराही जो देख रहे हैं आप, सुराही, इसके बीच में जो होता है, इसके मान लीजिए इसका जो जैसे कि मान लीजिए जिसकी सुराही बन रहा है, मान लीजिए तो इसके बीच में जो एटम, यानी कि जो भी मान लीजिए कि जो एटम यानी परमाणु है इसके अंदर, जो कि जिससे बना है, मान लीजिए परमाणु क्या है, इस परमाणु मान लीजिए जैसे कि इसमें अमाउंट जो भरा हुआ है, अमाउंट से मिलने के बाद ही तो ये बने कि इसके सुराही का निर्माण हुआ है, ठीक है, सुराही। तो इसके बीच जो जैसे कि इस तरह मान लीजिए, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसके बीच में यानी कि अंतरान्विक स्थान इसमें नहीं होगा, अंतरान्विक स्थान है, क्योंकि इसमें है ना गैप रहता है, खाली रहता है, अंतरान्विक स्थान रहता है। अंतरान्विक स्थान के कारण क्या होता है पता है आपको, अंतरान्विक स्थान के कारण, क्योंकि चारों तरफ मिट्टी से जैसे मिल के बना हुआ, मिट्टी से तो मिल के बना हुआ, ये चारों तरफ क्या होता है, जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे अमाउंट जो है, तो क्या होता है कि जो इस यानी कि इसका बात करें, ये सुराही का बात करें जिस तरफ से, तो ये जो जल का जो कण होता है ना, जल का जो इसमें जल रहता है, जल का जो छोटे छोटे कण अणु रहता है, ये क्या होता है धीरे धीरे जो इसके अंदर जैसे कि जो गैप रहता है उसी के सारे बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में धीरे धीरे क्या होता है, एक लेयर बना लेता है, चारों तरफ से एक लेयर माने कि निकल लेता है चारों तरफ, यानी कि पसीने जैसा माने कि दिखने लगता है। आप जैसे कि कोई आप लीजिएगा सुराही तो देखिएगा, अगर कोई हाथ अगर बाहर से दीजिएगा तो क्या होगा, थोड़ा सा पानी अगर आपको लग जाएगा बहुत कम मात्रा में, तो क्या होता है जिस सेम उस तरह देखें ना, कोई मान लीजिए
कोई कोको कोला का आप अगर मान लीजिए बाहर लाते हैं तो क्या होता है कि उसमें भी थोड़ा सा माने कि बाहर पानी था, वो ऐसा नहीं होता है कि माने कि बोतल फूट के बाहर आ जाता है, ऐसा नहीं। और ऐसा भी होता है कि वायुमंडल से है ना, वायुमंडल में जो छोटे छोटे जो कण बताए थे आपको, जो छोटे छोटे जो जल का कण होता है, वो भी आपके ठंडा की सहायता से, वाष्पीकरण की सहायता से वहाँ क्या होता है, जमा इकट्ठा हो जाता है। वो हम बात करेंगे। तो देखिए आपको बात कर रहे हैं यहाँ सुराही की बात कर रहे हैं, तो सुराही का हम बात कर रहे हैं। तो सुराही में क्या होता है आपको पता है, जो लिक्विड यानी कि इसमें जो जल भरा हुआ है, जो जल क्या होता है इसमें जो छोटे छोटे यानी कि जो सुराही जो बना हुआ है, मिट्टी का जो बना हुआ है, इसमें क्या होता है थोड़ा गैप रहता है, छोटे छोटे यानी कि जो इसमें अमाउंट जो भरा है इसमें गैप रहता है। गैप के कारण क्या होता है धीरे धीरे इसमें यानी कि प्रवेश करता है। प्रवेश के कारण क्या होता है धीरे धीरे बहुत छोटा छोटा यानी कि क्या होता है धीरे धीरे एक क्या होता है पतले लेयर बना लेता है। पतला लेयर के कारण क्या होता है थोड़ा थोड़ा सा बाहर आ जाता है। बाहर आने के कारण क्या होता है, बाहर आने के कारण क्या होता है इसमें वाष्पीकरण होता है। क्या होता है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण होने के बाद यानी कि इसमें वाष्प हो स्टार्ट हो जाएगा। वाष्पीकरण होने के बाद एक क्या होता है कि इसमें जो क्या होता है वाष्पीकरण थोड़ा सा उड़ जाता है। जल जो अगर बाहर आ गया तो थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि वाष्पीकरण होने के बाद यानी वाष्प उड़ने के बाद यहाँ क्या होता है ठंडा महसूस होता है। क्या वाष्पीकरण के बाद क्या होता है ठंडा यानी कि ठंड महसूस होता है। तो यहाँ क्या होता है ठंडा उत्पन्न होता है यानी कि ठंडा उत्पन्न होने के बाद क्या होता है इसमें ठंडा, जैसे कि वाष्पन होने के बाद ठंडा होना ही होना, क्योंकि जो जैसे कि यहाँ जो लेयर जो बन रहा है लेयर यानी कि जो पतला जो लेयर यानी कि जल का है, जल का जो अणु यानी कि बाहर जो आ रहा है बाहर यानी पतला यानी कि जो रिक्त स्थान के कारण, तो वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है कि जो जैसे कि वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद जो जल होता है वो ठंडा होना ही है, चाहे किसी में भी हो। वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है ठंडा महसूस होता है, इसीलिए क्या होता है जल का अणु क्या होता है ठंडा होता है। तो आपको सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है आपको समझ में, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो जल का जो कण होता है और जो जल का जो कण होता है वो सुराही का जो छोटे छोटे यानी कि जो अमाउंट से मिलकर बना है उसमें थोड़ा सा क्या होता है उसकी यानी कि उसमें जो सुराही का जो छोटे छोटे यानी कि जो अमाउंट से मिलकर बना उसमें क्या होता है थोड़ा अंतरान्विक स्थान होता है। अंतरान्विक स्थान के कारण क्या होता है जो जल का जो अणु होता है क्या होता है जल का अणु सुराही से बाहर हो जाता है, और सुराही से बाहर होने के बाद एक क्या बना लेता है, एक परत बना लेता है यानी कि पतला सा परत बनाता है। परत के कारण बाहर में थोड़ा सा जल जमा होता है, जल जमा होने के कारण बहुत कम मात्रा में और वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने के बाद क्या होता है वहाँ ठंडा जैसा यानी कि महसूस होता है और ठंडा पानी उसी के कारण क्या होता है ठंडा होता है पानी। तो सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है आपको समझ में आ गया। बात करते हैं गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र क्यों सूख जाता है, यानी कि गर्मी के दिनों में ऐसे सूख नहीं जाता है, बल्कि अब सूती का कपड़ा क्या होता है जानते हैं, अधिकतर लोग हैं ना गर्मी के दिनों में सूती का वस्त्र ही ज़्यादा उपयोग करते हैं। चलिए कॉटन क्या होता है उसमें ज़्यादा, उसमें क्या होता है देखिए आपको बताते हैं सूती और माने कि चलिए कॉटन उसमें क्या अंतर है। तो मान लीजिए गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा ही क्यों उपयोग करते हैं, तो देखिए ठीक है हम बात करते हैं गर्मी के दिनों में। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है, मान लीजिए कि कपड़ा बनाते हैं, ठीक है कपड़ा हम पहले बना लेते हैं, कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बना लिए, ठीक है कपड़ा बना लिए। तो ये क्या है, मान लीजिए क्या है सूती का कपड़ा है, क्या है सूती का कपड़ा। तो हमारे गर्मी के दिनों में क्या होता है काफ़ी पसीना होता है, हमारे शरीर से क्या पसीना नहीं निकलता, गर्मी के दिनों में बहुत 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 पसीना निकलता है। तो पसीना निकलता है ना, पसीना निकलने के बाद क्या होता है कि जो सूती कपड़ा होता है इसमें क्या होता है ना अवशोषित करने की क्षमता होती है। ये कि अवशोषित मतलब समझते खींचना, यानी कि पानी को क्या करता है खींचता, अपने अंदर खींच लेता है। तो सूती कपड़ा में क्या होता है यानी कि अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो टेलीकॉटन में उस तरह क्षमता नहीं होती है। तो क्या होता है यानी कि प्लास्टिक जैसा कपड़ा होता है, तो ये सूती कपड़ा क्या करता है, सूती कपड़ा तो क्या करता है जो पसीना होता है उस अपने अंदर क्या होता है अवशोषित यानी खींच लेता है, और अवशोषित करने के बाद अपने अंदर यानी खींच लेता है। तो इसके बाद क्या होता है वाष्पन की क्रिया स्टार्ट होती है सॉरी वाष्पन की क्रिया क्या होती है स्टार्ट होती है। वाष्पन की क्रिया जैसे स्टार्ट होती है जो इसमें यानी कि इसमें जो सूती कपड़ा में जो भी पसीना यानी कि जो है लिक्विड यानी कि जो इसमें पानी है लिक्विड यानी जो भरा हुआ है, क्योंकि ये तो अवशोषित कर लिया। वाष्पन की क्रिया स्टार्ट जैसे होते हैं इसमें क्या होगा सारा पानी क्या होगा निकल जाएगा, वाष्पन की क्रिया से क्या होगा गायब हो जाएगा। अब आपको पता होगा वाष्पन की क्रिया जैसे होती है क्या होती है ठंडा महसूस होता है, इसीलिए सूती कपड़ा का उपयोग हम गर्मी के दिनों में करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में काफ़ी पसीना होती है। पसीना होने के कारण क्या होता है सूती कपड़ा उससे अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के बाद वाष्पन की क्रिया स्टार्ट होती है। वाष्पन की क्रिया वाष्पन की क्रिया होने के बाद क्या होता है हमें बहुत ठंडी जैसे महसूस होती है, क्योंकि वाष्पन की क्रिया के बाद ठंडा होना ही होना है, क्योंकि
बाष्पन की क्रिया होने के बाद ही हमें क्या होता है, ठंडा जैसा महसूस हमें होता है। तो आपको समझ में आ गया गर्मी के दिनों में सूती का कपड़ा क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि टेलीकॉटन में उस तरह यानी कि पानी को यानी कि पसीना को खींचने की क्षमता उसमें नहीं होती है, और सूती कपड़ों में पानी को यानी कि पसीना को खींचने की क्षमता उसमें होती है, इसीलिए गर्मी के दिनों में सूती का कपड़ा का प्रयोग हम करते हैं। चलिए बात करते हैं तीसरा, पर्वत पर खाना पकाना मुश्किल क्यों हो जाता है। चलिए हम इससे ये है तो अभी बात करेंगे, जैसे कि उसमें थोड़ा चित्र भी पा देंगे, आपको समझने में काफी आपको सहायता मिलेगी। चलिए बात करते हैं वर्षा के दिनों पर, हम अभी तुरंत ही बात करेंगे 3 नंबर। तो बात करते हैं 4 नंबर, वर्षा के दिनों में कपड़ा विलंब से क्यों सूखता है। वर्षा के दिनों में कपड़ा विलंब से क्यों सूखता है, जबकि गर्मी के दिनों में या बात करते हैं नॉर्मल के दिनों में कपड़ा जल्दी क्यों सूख जाता है। और यही बात करते हैं कि वर्षा के दिनों में कपड़ा क्यों सूख जाता है जल्दी। तो देखिए अब हमको बताए थे कि वर्षा के दिनों में जो कपड़ा होता है, वर्षा के दिनों में जो कपड़ा होता है, मान लीजिए कोई कपड़ा है तो कपड़ा बन गया, जैसे क्या बन रहा पता नहीं, ये कोई कपड़ा है और यहाँ भी मान लीजिए ये क्या है, कोई कपड़ा है, मान लीजिए कोई कपड़ा है यार, कपड़ा है समझे, कपड़ा है ये, मान लीजिए कोई कपड़ा है, क्या क्या बना रहा है, मुर्गी जैसा लग रहा है। देखिए ये वर्षा के दिनों में कपड़ा क्यों, मान लीजिए क्या है, ये वर्षा का दिन है, वर्षा का दिन है, ठीक है, वर्षा का दिन है। ये मान लीजिए क्या गर्मी का दिन है, या मान लीजिए कि गर्मी का दिन है या नॉर्मल, मान लीजिए कोई नॉर्मल का दिन है, यानी कि मान लीजिए साधारण मान लीजिए साधारण ये गर्मी का मौसम है, ठीक है। और दोनों यानी कि ये गर्मी के मौसम यानी कि साधारण के, ये गर्मी मान लीजिए गर्मी का मौसम है और ये वर्षा यानी वर्षा का। तो आपको पता होगा कि जो वर्षा का मौसम होता है, वर्षा का मौसम में क्या होता है, नमी होता है। नमी मतलब समझते हैं, जो जल का है ना सबसे सूक्ष्म कण, यानी कि जल का जो वायुमंडल में सूक्ष्म कण होता है, अब वर्षा के दिनों में काफी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वर्षा के मौसम में, क्योंकि उस समय वर्षा होती है। अब वर्षा के कारण जो नमी होता है, नमी यानी जल का जो छोटे छोटे कण होता है, वो काफी वर्षा के मौसम में ज्यादा आता है। जबकि साधारण या गर्मी के मौसम में क्या होता है, उस समय बहुत कम होती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर के कारण कहीं सूख जाता है वाष्पीकरण के कारण। और वर्षा के दिनों में क्या होता है, पानी की मात्रा उसमें ज्यादा होती है, उस समय क्या होता है, वो टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए उसमें क्या होता है, जो जल का जो सूक्ष्म कण होता है वायुमंडल में उतना वो अवशोषित नहीं हो पाती, यानी वाष्पीकरण की क्रिया नहीं हो पाती। इसीलिए क्या होता है कि वर्षा के दिनों में कपड़ा लेट से सूखती है, और गर्मी के दिनों में कपड़ा क्या होती है, जल्दी सूख जाता है, क्योंकि टेम्परेचर गर्मी के दिनों में ज्यादा रहती है और ठंडा के दिनों में टेम्परेचर का बहुत कम रहता है। और अगर बात करें ये नहीं तो अगर तथा ये भी हो सकता है क्योंकि वर्षा के दिनों में जो नमी रहती है, जल का जो छोटे छोटे कण रहता है, जल का जो छोटे छोटे अणु वर्षा के दिनों में काफी ज्यादा रहती है, जबकि गर्मी के दिनों में जो छोटे छोटे जल का जो अणु रहता है वो काफी कम रहती है, क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया होने से गर्मी के दिनों में जल का जो छोटे छोटे अणु गायब हो जाती है। अब जबकि वर्षा के दिनों में उतना गायब यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया उतना नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें इसीलिए वर्षा के दिनों में कपड़ा क्या होता है, विलंब से सूखता है, क्योंकि उसमें नमी ज्यादा होती है। और जबकि गर्मी के दिनों में नमी क्या होती है, कम होती है। अब बात करते हैं गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां क्यों फैल जाती है और खतरा की घंटी क्यों बजती रहती है, यानी कि लगता है कि कब खतरा हो जाए, गर्मी के दिनों में कोई पता नहीं। तो देखिए आपको पता होगा, मान लीजिए कि कोई रेल का पटरी है, क्या है ये रेल का कोई पटरी है, और रेल का पटरी तो आपको पता होगा कि चक्का रहता है, इस पे चक्का, और चक्का क्या रहता है, देखिए चक्का कुछ है ना इस तरह रहता है, मान लीजिए चक्का ये इस तरह चक्का रहता है, जो कि है ना जैसे कि इस रेल की पटरी पर बैठने में क्या हो आपके माने कि सहायता ज्यादा हो, रेल की पटरी है मान लीजिए, इसमें क्या होगा बैठने में, यानी कि जो चक्का रहता है रेल का उस सहायता। तो आपको पता होगा कि जो रेल का पटरी हो क्या चीज का बना है, लोहा का बना है, और लोहा का जो कण होता है उसमें आपको पता होगा जो एटम रहता है उसके अंदर जो रहता है मॉलिक्यूल्स, उसमें जो भी रहता है माने कि जो मिल के बना है, उसमें जो होता है अंतरान्विक बल के कारण एक दूसरे से काफी जकड़ के, यानी कि मान लीजिए क्या है, ठोस का यानी कि ठोस कोई लोहा ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो अंतरान्विक बल के कारण इतना जकड़ के यानी एक दूसरे को पकड़ा होगा, इतना जकड़ के यानी एक दूसरे से पकड़ा होगा, ताकि इसमें अंतरान्विक स्थान काफी रहता है, यानी कि नहीं के बराबर इसमें नहीं रहता अंतरान्विक स्थान काफी मानी कि नहीं होता है, क्योंकि इसमें अंतरान्विक बल इतना ज्यादा रहता है, क्योंकि अंतरान्विक बल आपको पता होगा कि जितना नजदीक होगा अंतरान्विक बल उतना ज्यादा होगा, जितना दूर होगा कोई एटम यानी कि कोई
पदार्थ उसमें उनके अंतरान्वी बल उतना कम होगा, क्योंकि जितना नजदीक होगा अंतरान्वी बल ज़्यादा रहेगा, जितना दूर रहेगा उतना अंतरान्वी बल काफ़ी कम होगा। इसमें तक ठोस में होता क्या है, यानी कि रेल के पटरी क्यों लोहा के बने होते हैं, और लोहा में मान लीजिए ये जैसे कि बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो क्या था लोहा का बना, तो इसमें जो भी यानी कि एटम्स रहता है, यानी कि एटम्स नहीं बल्कि बात करते हैं जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स रहता है, मॉलिक्यूल्स इसमें क्या होता है एक दूसरे से बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था, टाइट से पकड़ा हुआ था, जो कि ठोस होती है, काफ़ी ठोस होती है। और ठोस होती है तो मान लीजिए गर्मी का मौसम है, मान लीजिए क्या है तो गर्मी का मौसम है ही, और ऊपर से गर्मी का मौसम में काफ़ी गर्म होती है। गर्मी का मौसम में गर्मी के दिनों में कितना टेम्परेचर होता है, काफ़ी टेम्परेचर बहुत होता है। ऊपर से गर्मी का जो ताप इस पर पड़ रहा है, रेल की पटरी जो है इस पर काफ़ी ताप पड़ रहा है, टेम्परेचर इस पर पड़ा। और साथ साथ क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आने के बाद क्या होता है इस पर भी हरड़ बड़र के कारण क्या होता है वहाँ भी गर्मी उत्पन्न होगी कि नहीं, क्योंकि इस पर दबाव भी पड़ रहा है, दाब भी पड़ रहा है। और साथ साथ सूर्य का जो प्रकाश है उसमें, और साथ साथ क्या है सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, साथ साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा है, क्योंकि गर्मी के दिनों में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहती है। और इस चीज़ से क्या होता है, जैसे ही इसमें यानी कि उस जैसे इसमें गर्मी यानी कि परिवेश रहती है, टेम्परेचर इसमें बढ़ता है, तो इसके बीच का जो है न अंतरान्वी बल कमजोर हो जाता है, यानी कि दूरी पैदा हो जाता है, धीरे धीरे क्या होता है दूरी पैदा हो जाता है धीरे धीरे। तो क्या होता है रेल की पटरी जैसे कि क्या होती है, जैसे धीरे धीरे फैलने लगती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर डबल से पड़ा, ऊपर से क्या है जो ट्रेन आ रहा है ऊपर भी खटर खटर करके उसमें दबाव पड़ रहा है, साथ साथ गर्मी के दिन में टेम्परेचर भी ज़्यादा है उससे भी दबाव पड़ा, इसीलिए अंतरान्वी का स्थान इसमें क्या होता है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और अंतरान्वी बल क्या होता है कमजोर हो जाता है। ठीक है, अंतरान्वी बल यानी कि कमजोर होने के कारण क्या होता है रेल की पटरी क्या होता है धीरे धीरे फैलने लगती है, इसीलिए क्या होता है खतरे की संभावना होती है कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां, पता है आपको कि क्यों फैल जाती है, क्योंकि उसमें अंतरान्वी बल कमजोर हो जाता है। किसके कारण, तो टेम्परेचर के कारण, यानी कि तापमान के कारण, वायुमंडलीय तापमान के कारण, टेम्परेचर के कारण उसमें काफी दबाव पड़ने के कारण क्या होता है कि जो रेल की पटरियां धीरे धीरे फैल जाती है। साथ साथ किसका, तो साथ साथ क्या होता है जो ट्रेन आती है, ट्रेन से आने से उसका दबाव भी बढ़ता है, जिसके कारण उसमें गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है और अंतरान्वी बल कमजोर पड़ जाता है और अंतरान्वी का स्थान ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में क्या, तो गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां का खतरा क्या होता है, यानी कि फैलने की खतरा बनी रहती है कि हाँ कहीं गर्मी के दिनों में कहीं खतरा यानी कि कुछ घटना अनहोनी ना हो जाए, ऐसा तो नहीं हो। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि गर्मी के दिनों में रेल की पटरियां क्यों फैल जाती है, क्योंकि उस पर काफ़ी टेम्परेचर गर्मी के दिनों में पड़ती है, तापमान भी ज़्यादा रहता है, साथ साथ यानी कि रेल अगर कोई ट्रेन आता है तो उसमें भी काफ़ी दबाव पड़ता है। ठीक है, तो क्यों अगर बात करते हैं गर्मी के दिनों में तो रेल की पटरी समझ में आ गया होगा आपको। वर्षा के दिनों में कपड़ा क्यों सूख जाता है, क्योंकि नमी रहती है कि काफ़ी ज़्यादा रहती है, गर्मी के दिनों में काफ़ी नमी कम रहती है, क्योंकि उस वाष्पीकरण गर्मी के दिनों में क्या होती है ज़्यादा होती है, गर्मी के दिनों में क्योंकि टेम्परेचर पड़ा। अब ठंडी के दिनों में नमी जैसे ज़्यादा रहती है उसमें क्या होती है टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए ज़्यादा उसमें वाष्पीकरण नहीं होता। अब बात करें पर्वत पर खाना पकाना मुश्किल क्यों होता है, तो अभी हम तुरंत एग्जैक्ट बात करेंगे इसके बाद, तो अभी तुरंत हम इसी वीडियो में, ऐसा नहीं है। तो गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा क्यों सूख जाती है, क्योंकि सूती कपड़ा में पानी सोखने की ज़्यादा शक्ति अवशोषित करने की क्षमता होती है, बल्कि जो नॉर्मली कपड़ा होता है उसमें अवशोषित करने की क्षमता नहीं, सूती कपड़ा में पानी को अवशोषित करने की क्षमता उसमें ज़्यादा होती है। इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या होती है कि गर्मी के दिनों में अधिकतर लोग कपड़ा सूती का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारे शरीर में काफ़ी गर्मी के दिनों में पसीना बहती है। अब पसीना क्या करता है कि जो सूती कपड़ा है उसे अवशोषित करके, अब अवशोषित कर जैसे ही करेगा हमारे कपड़ा में यानी कि पानी सारा चला जाएगा, और क्या होगा वाष्पीकरण की क्रिया जैसे होगी, और पानी क्या होता है वाष्पीकरण की क्रिया गायब हो जाती है। जैसे पानी खत्म हो, पानी यानी कि हमारे यानी कि कपड़ा से गायब होगा, यानी कि वाष्पीकरण क्रिया होगी, इसके बाद क्या होता है ठंडा महसूस होता है। जैसे ही वाष्पीकरण की क्रिया होगी ठंडा महसूस होना ही होना है। अब बात करते हैं सुराही का पानी ठंडा क्यों, सुराही का पानी आपको पता ही होगा कि सुराही के पानी होता है जो बगल का जो देख रहे हैं आप लेयर, यानी कि बात करते हैं जो लेयर यानी कि जो देख रहे हैं आप, जो मान लीजिए छोटा लेयर है या कोई बड़ा लेयर, जो देख रहे हैं आप जो लेयर है पानी का लेयर है, तो जो बगल में आप देख रहे हैं जो एक लेयर का निर्माण कर रहा है, तो जो पतली जो इसमें क्या होता है, इसमें एटम जो होता है, एटम्स बात करें इसमें क्या होता है रिक्त स्थान काफ़ी ज़्यादा रहता है। रिक्त स्थान रहने के कारण जो जल में जो रहता है जो कण क्या होता है धीरे धीरे रिक्त स्थान के कारण क्या होता है बाहर चला जाता है, ताकि एक लेयर बना लेता है। लेयर बनाने से क्या होता है तो वाष्पीकरण की क्रिया स्टार्ट होती है, वाष्पीकरण की क्रिया जैसे स्टार्ट होती है यहाँ ठंडा महसूस होता है, जिसके कारण पानी ठंडा हो जाती है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया, इससे हम बात करते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये देखिए क्वेश्चन ये था
कि पर्वत पर खाना बनाना मुश्किल क्यों होता है, यानी कि कठिन क्यों होता है। क्वेश्चन यही था ना कि यानी कि कोई भी फौजी या कोई भी पुलिस जैसे कि पर्वत पर अगर जाते हैं तो क्या होता है, खाना बनाना काफ़ी कठिन होता है, ऊंचाई पर जाना, क्योंकि वहाँ है ना दाब कम हो जाता है। दाब मतलब समझते हैं, दाब मतलब यानी कि टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है। बात करते हैं क्वथनांक का प्रभाव। क्वथनांक का प्रभाव देखिए, इससे पहले समझते हैं क्वथनांक का प्रभाव। क्वथनांक का प्रभाव मैंने दो को पर निर्भर करता है, यानी कि दाब और दूसरा क्या होता है, अशुद्धि। तो अशुद्धि पर ये दोनों की इस पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि दाब और अशुद्धि का प्रभाव क्वथनांक पर पड़ता है। तो क्वथनांक को क्या पता कि कोई भी द्रव अगर लिक्विड में चेंज करता है और अपना यानी कि जो भी उसको लिक्विड पदार्थ है वो गायब हो जाए, वो क्वथनांक कहलाता है, आपको पता ही होगा। तो दाब क्या होता है, दाब देखिए समझिए, आपको जितना यानी कि जो ऊपर जो जाता है, ऊंचाई पर जैसे जाता है, मान लीजिए कि ऊंचाई पर कोई गया, ऊंचाई पर कोई गया, जैसे ही ऊंचाई, जितना ऊंचाई बढ़ेगा उसका दाब क्या होगा, घट जाएगा। उसका दाब क्या होगा, घट जाएगा। जैसे ऊंचाई पर जाएगा उसका दाब क्या होगा, जितना ऊंचाई पर बढ़ा उतना यानी कि दाब घटा। मान लीजिए कि जल का, जैसे कि जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जल का क्वथनांक कितना होता है, जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर है इसका, मान लीजिए दाब जिसके 100 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे यानी कि दाब यानी कि उसका बढ़ा, जैसे बढ़ा तो क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा बढ़ा तो ये क्या होगा, 101 डिग्री सेल्सियस पर होगा। जैसे घटा यानी कि पृथ्वी पर मान लीजिए धरातल जो है, धरातल पर क्या होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना, यानी कि जल को क्या होता है, अगर जल क्या होता है, गायब हो जाता है। कोई भी अगर मान लीजिए कि जल हो, यानी कि जल हो, अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या होता है, गायब होता है। तो दाब क्या होता है, जैसे जैसे यानी कि ऊंचाई पर बढ़ेगा उसका दाब क्या होगा, बढ़ता है। इसीलिए मान लीजिए धरातल है, देखिए बात करते हैं धरातल, और अशुद्धि बात करते हैं, अशुद्धि भी वही होता है, जैसे कि जितना यानी कि जिसका दाब बढ़ेगा, जैसे जितना माने कि दाब जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे उसका दाब बढ़ेगा। एक बात और, जितना दाब बढ़ेगा उसका जैसे दाब जितना बढ़ेगा उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, अगर अशुद्धि भी उसका बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। मान लीजिए जैसे कि ये कोई मान कि कटोरा है, मान लीजिए ये कोई जार है या कोई बर्तन है, तो बर्तन में मान लीजिए कोई जैसे कि जल भरा हुआ है, जल और चीनी दोनों है, मान लीजिए जल और चीनी दोनों है, जल और चीनी दोनों है। जैसे मान लीजिए इसमें जल और चीनी दोनों दिए तो क्या होगा, इसमें अशुद्धि पदार्थ, अशुद्धि मतलब क्या होगा, यानी कि एक से ज़्यादा पदार्थ, अशुद्धि मतलब क्या बोलेगा, चीनी अशुद्धि नहीं है, तो अशुद्धि पदार्थ जल और चीनी है दोनों। तो जैसे यानी कि इसका क्वथनांक बढ़ेगा तो इसका क्या, जैसे कि इसका अशुद्धि बढ़ा तो इसका क्वथनांक भी बढ़ेगा। मान लीजिए जैसे कि ये आपको इतना पता होगा कि जैसे आपको बता देते हैं कि जिसका यानी कि जो भी जिसका ऊंचाई बढ़ेगा उसका दाब क्या होगा, घटेगा। जितना ऊंचाई बढ़ेगा उतना दाब क्या होगा, घटेगा। तो मान लीजिए कि ये कोई जैसे कि मान लीजिए कोई बर्तन है, बर्तन में खिचड़ी बना रहा है या कोई चावल हम बना रहे हैं, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको क्या करना है, गर्म करना है, यानी कि खाना बनाते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, खाना बन के यानी कि लेट से खाना बनने के बाद रेडी यानी कि तैयार हो गया। अगर बात करते हैं पर्वत पर जाते हैं तो इसका क्या होता है, दाब घट जाता है। तो दाब घटने के बाद क्या होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा जल गायब हो जाता है, इतना पर धरातल पर यानी कि धरती पर बन जाता था। अगर बात करते हैं पर्वत पर जाने के बाद क्या होता है, इसका डिग्री 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो गायब होता है, जबकि इसका आधा चावल पर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खत्म होने का यानी कि बन जाने का, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गायब हो जाएगा, जलने खत्म हो जाएगा। तो चावल बनेगा कैसे, तो यही होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है तो उसका दाब क्या होता है, कमता है यानी घट जाता है। इसीलिए क्या होता है, पर्वत पर खाना बनाना कठिन यानी कि मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर की बात करते हैं सेंटीग्रेड, तो क्या होता है जैसे जैसे ऊंचाई जाता है, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं उसका दाब क्या होता है, कम जाता है यानी कि घट जाता है। तो यही होता है क्वथनांक का प्रभाव दो पर डिपेंड करता है, यानी कि दाब और अशुद्धि पर, दोनों दाब और अशुद्धि सेम दोनों एक ही है। तो दाब क्वथनांक का प्रभाव दो पर डिपेंड करता है, दाब और अशुद्धि पर। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे उसका दाब क्या होगा, घटता चले जाएगा। इसीलिए अगर धरातल यानी पृथ्वी पर बात करें उसका 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई खाना बनाते हैं तो आराम से यानी कि लेट से भले बनता है लेकिन बन जाता है, क्योंकि चावल 100 डिग्री सेल्सियस पर पूरा जल गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कोई पर्वत या कोई ऊंची पर पहाड़ी पर अमाउंट पर जाते हैं तो क्या होगा, वहाँ है ना जिससे उसका दाब घट जाता है, यानी कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पर्वत पर अगर जाएंगे तो वहाँ अगर खत्म ही जल गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो चावल तो जल ही जाएगा ना, क्योंकि 20 डिग्री इसमें और चाहिए, तो क्या होगा गायब। इसीलिए क्या होता है, पर्वत पर खाना बनाना क्या होता है, कठिन यानी कि मुश्किल होता है। आपको इतना तक तो क्लियर हो गया होगा, काफ़ी समझ में आ जाएगा। चलिए इतना तक तो कि पर्वत पर खाना बनाना क्यों मुश्किल हो जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे ठीक है, चलिए इतना तक तो आज रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।